नमस्कार दोस्तों। जब बात आती है सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चीज ये आती है कि भाई सरकार टैक्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो इनकम टैक्स की तरह, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जीएसटी और कस्टम ड्यूटी की तरह। ऐसे सरकार के पास पैसा आता है। लेकिन सरकार के पास बहुत से और तरीकों से पैसा आता है, जिसमें एक तरीका है उधार लेना, जिसको आप बोलते हो गवर्नमेंट डेप्ट। और गवर्नमेंट डेट बहुत तरीके से लिया जाता है, बाहर के देशों से भी लिया जाता है और हमारे डोमेस्टिक मार्केट से भी लिया जाता है। एक इसी प्रकार का डेट होता है गवर्नमेंट का एसएलआर कोटा की सिक्योरिटीज के थ्रू। आपको, अगर आपने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सुना हो, तो हर 2 महीने पे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी को रिव्यू करती है। और जो लेटेस्ट इसकी मीटिंग हुई थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, वो अभी हुई थी 5 फरवरी 2021 को। मैं आज 8 फरवरी को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस 5 फरवरी 2021 वाली मीटिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज की, जिसके चलते इन्होंने कुछ की मॉनेटरी पॉलिसी के इंडिकेटर्स अनाउंस किए, जैसे कि एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी, मतलब एसएलआर आपका 18% होना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो 3% होना चाहिए, बैंक रोड 4.25% होना चाहिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% होना चाहिए, रेपो रेट 3.35% होना चाहिए। तो भाई, अगर आप बात करो, सॉरी, रिवर्स रेपो 3.35% और रेपो रेट 4%। अभी रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि रेपो रेट वो पैसा होता है जिस रेट पे आरबीआई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म में आरबीआई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है तो वो बैंक रेट पे देगा। अगर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा दे रहे हैं तो वो रिवर्स रेपो रेट पे देंगे। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि मान लीजिए बैंकों के पास 100 रुपया डिपॉजिट की तरह आया और इस 100 रुपए डिपॉजिट को आगे बैंकों को घुमाना है। चूंकि मैंने आपको बता रखा है बैंकिंग प्रोसेस के बारे में कि बैंक के पास जो डिपॉजिटर्स देके जाते हैं उसी को आगे घुमाता है बैंक और पैसा कमाता है। लेकिन पूरा का पूरा 100 रुपए घुमा देगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो 100 रुपए में कुछ पैसा उठा के साइड रखना पड़ेगा। तो एक तो होता है कैश रिजर्व रेशियो जो कि साइड रखता है, जो कि 3% है, यानी 100 रुपए में से 3 रुपए बिल्कुल ही साइड रख दिए जाएंगे। और एक एसएलआर साइड रखना होता है। तो 100 रुपए में से 18% एसएलआर, मतलब 100 रुपए में से 18 रुपए कुछ स्पेसिफिक प्रकार से साइड रखेगी बैंक। तो भाई गोल्ड के फॉर्म में साइड रख सकती है, या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो एसएलआर वाली सिक्योरिटीज होती है उसमें साइड रख सकती है बैंक। तो बैंक अपने एसएलआर कोटा को फुलफिल करने के लिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के कोटा को फुल करने के लिए, अपने नेट टाइम और डिमांड लायबिलिटीज, नेट टाइम और डिमांड लायबिलिटीज से कंफ्यूज मत होइएगा, या फिर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी से कंफ्यूज मत होइएगा, इसको एनडीटीएल बोलते हैं। आप यहां पे एक बेस के लिए ये समझिए कि जितना भी पैसा आके बैंकों के पास नेट जमा हुआ, जो बैंकों के पास अवेलेबल है आगे घुमाने के लिए, इसको आप समझ लीजिए एनडीटीएल अभी के लिए। मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत छोटी वीडियो बनानी है। तो एनडीटीएल का 18% एसएलआर में डालना है, यह सरकार ने बैंकों के ऊपर कंडीशन डाल रखी। इस 18% पे ऐसा नहीं है, यानी कि 100 रुपए एनडीटीएल है, तो इस 18 रुपए पे ऐसा नहीं है कि बैंक को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, डिपॉजिटर तो बैंक में 100 रुपए डाल के चला गया, तब डिपॉजिटर को बैंक में इस 100 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। अभी इस 100 रुपए के ऊपर अगर डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देना तो कहीं ना कहीं तो 100 रुपए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी कैश रिजर्व रेशियो में जो 3 रुपया डाला, 3% डाला, उसको तो छूना नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन 18 रुपए एसएलआर में जो डाला, अगर इसको भी नहीं छुओगे तो भाई 18 और 3 21 रुपए तो यही खत्म होगा। तो 79 रुपीज अगर आगे मार्केट में घुमा के पैसा कमाओगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। तो ये जो 18 रुपए एसएलआर के अंदर रखे जा रहे हैं, इस एसएलआर से थोड़ी कमाई होनी चाहिए। और यहां पे कमाई कैसे होती है, तो गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करती है बैंक, गोल्ड के दाम बढ़े तो बैंक की कमाई बढ़ेगी, या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो एसएलआर कोटा की सिक्योरिटीज होती है उसको खरीद लेती है बैंक, ठीक है ना भाई। तो बैंक एसएलआर सिक्योरिटीज, सॉरी, ये गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज दे देती है बैंकों को एसएलआर कोटा के अंदर, और एसएलआर के अंदर वाला जो पैसा है वो सरकार को मिल जाता है। तो सरकार को पैसा मिल जाता है अपने पॉलिसी चलाने के लिए। सरकार अपनी एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी छाप के बैंक को दे देती है कि लो, तुम्हारी एसएलआर कोटा की रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी। और ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि कल की मैंने आपको वीडियो में समझाया था, मैं कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूं, इस वीडियो की बात कर रहा हूं। मैंने आपको समझाया था कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार इशू करती है तो उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर सरकार को पैसा मिलता है, तो सरकार को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो एसएलआर कोटा के अंदर जो सिक्योरिटीज बैंक खरीदती हैं उसके ऊपर बैंक को पैसा मिलता है। तो आप कह सकते हो कि बैंकों की जो एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी होती है वो गवर्नमेंट के लिए
डेप्ट का एक जरिया है, गवर्नमेंट के लिए उधार का एक जरिया है। और इसी एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी के अंदर एक कैटेगरी आती है जिसको बोला जाता है हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी। और ये रिसेंटली पिछले एक साल में सुनने में ये आ रहा है कि ये जो हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी है ना, ये सरकार के लिए उधार लेने का एक जरिया बन गई है। आज के एडिटोरियल में दो इंपॉर्टेंट पैसे के सोर्सेस को बताया गया सरकार के लिए पैसा उधार लेने का जरिया। एक तो हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी के अंदर जो बोरोइंग है उसको बोला गया, दूसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अब स्मॉल इन्वेस्टर्स खरीद पाएंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को स्मॉल और रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद पाएंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी ये वीडियो में बना चुका हूं, उसका थंबनेल है रिटेल इन्वेस्टर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जी6 मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप जाके इस वीडियो को देख लीजिए। एचटीएम कैटेगरी के अंदर यहां पे सरकार कैसे डेप्ट उठाती है और बैंकों का यहां पे क्या मोटिव है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि दोस्तों हमारे देश में एनपीएस बहुत है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत है। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी बैंकों ने पैसा गलत तरीके से घुमाया, इसलिए पैसा आगे फंस गया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं आ रहा है और उसका इंटरेस्ट भी बहुत सारे केसेस में फंसा हुआ है। और ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज्यादा देखा गया है, उन बैंकों में ज्यादा देखा गया है जो कि सरकारी है, प्राइवेट बैंकों में कम देखा गया है। तो ऐसा क्यों है कि सरकारी बैंकों के एनपीएस ज्यादा है? मतलब सीधी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं काम करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ सांठगांठ हुआ है। हो सकता है सांठगांठ उन बैंक के एम्प्लॉयज ने खुद से करी हो या फिर सरकार के साथ मिलकर करी हो, अब वो एक अलग चीज है। जब भी आप एक बैंक के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करते हो, अब आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या होता है, मतलब कहां कहां पे वो बैंक पैसा इन्वेस्ट करेगी। वो बैंक आपको पैसा दे रही है कार लोन के लिए, होम लोन के लिए, वो बैंक आपको पैसा दे रही है एजुकेशन लोन के लिए, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। वो बैंक किसी म्यूचुअल फंड को पैसा उधार पे दे रही है, दिस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो बेसिकली बैंक के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हेल्ड टू मैच्योरिटी, एक होता है अवेलेबल फॉर सेल, एक होता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। हेल्ड टू मैच्योरिटी वाला जो पोर्टफोलियो होता है, इसके अंदर जो भी बॉन्ड खरीदेगी बैंक, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड हो, उस बॉन्ड को उसकी मैच्योरिटी तक ये गवर्नमेंट हेल्ड, ये बैंक हेल्ड करके रखेगी। हेल्ड टू मैच्योरिटी समझ रहे हो ना। और अवेलेबल फॉर सेल में कि उसको कभी भी सेल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा ट्रेजरी बिल जो कि उस पर्टिकुलर बैंक के पास है और वो ट्रेजरी बिल 364 दिन का है, तो उस ट्रेजरी बिल को 364 दिन के लिए इस बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। और अगर अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी के अंदर खरीदा गया है तो उस ट्रेजरी बिल को भले ही उसका मैच्योरिटी पीरियड 364 दिन है, भले ही उसके पैसे 364 दिन बाद मिलेंगे, ये बैंक चाहे तो 180 दिन बाद भी बेच सकती है किसी ऐसे विलिंग बायर को जो कि उस ट्रेजरी बिल को खरीदना चाहता हो। तो हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी के अंदर वो सिक्योरिटीज, वो बॉन्ड्स एक बैंक खरीदती है, जिन बॉन्ड्स को वो बैंक उनकी मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखेगी जब तक वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाते। वो 1 साल के हो, 5 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ है दोस्तों, एसएलआर कोटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी के लिए एसएलआर कोटा है 18%। 2019-20 के लगभग ये एसएलआर कोटा 19% के आसपास घूम रहा था। ठीक है, इनफैक्ट 19% किया गया था, पहले ये 22% के लगभग था। जैसा कि मैंने आपको बताया एसएलआर है क्या, कि नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज अगर आपकी 100 है तो इसमें से 22 रुपए अगर एसएलआर 22% है तो 19 रुपए अगर एसएलआर 19% है, तो उठा के आपने साइड रख दिए और इस 22 रुपए और 19 रुपए को आप केवल गोल्ड या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में ही खर्च कर पाओगे। और इससे भी थोड़ी बहुत कमाई होती, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप खरीदोगे उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर जो सरकार है वो आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देती है। और ये एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी गवर्नमेंट के लिए उधार लेने का जरिया बन जाती है। एचटीएम कैटेगरी के अंदर बैंक इसलिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि एचटीएम कैटेगरी के अंदर मार्केट के हिसाब से वैल्यूएशन नहीं होता है। एचटीएम कैटेगरी के अंदर अगर आपने सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है तो उसका वही वैल्यूएशन रहेगा, उस पर वही इंटरेस्ट रेट आपको मिलता रहेगा। वहीं पे अगर आपने कोई और मार्केट इंस्ट्रूमेंट खरीदा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मार्केट के हिसाब से वेरी करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में डायनेमिक ट्रेडिंग होती है। तो बैंकें चाहती हैं कि एचटीएम कैटेगरी के अंदर बैंकें ज्यादा सिक्योरिटीज खरीदें, क्योंकि एचटीएम कैटेगरी के अंदर जो रिटर्न्स हैं वो पहले से पता होते हैं कि इतने मिलेंगे, मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। अब अक्टूबर 2020 की न्यूज देखिए क्या है। 2019 में क्या हुआ, सबसे पहले 2019 में समझिए क्या हुआ। 2019 में एक न्यूज आई हमारे सामने कि सरकार ने एसएलआर कोटा को 22% के लगभग से, या जो 21% पहले था उससे गिरा के 19% या 19.5% कर दिया है। जब एसएलआर कम होता है तो कहीं ना कहीं बैंकों को खुश होना चाहिए, या फिर कहिए प्रिसाइजली एफिशिएंट बैंकों को खुश होना चाहिए, क्योंकि जब एसएलआर कम है
तो एनडीटीएल का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कम पैसा आपको साइड में रखना है और आप ज्यादा पैसा मार्केट में अपने हिसाब से घुमा सकते हो। लेकिन अगर बैंक ही ये चाहने लगे कि हमको एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी खरीदनी है, हमको वो सेफ फील होती है, तो मान लीजिए पहले सरकार ने बोला था कि एनडीटीएल का 22% आपको साइड में रखना है, बाद में सरकार ने बोला नहीं केवल 19 या 19.5% साइड में रखना है। तो अब समझिए, पहले 22 रुपए साइड में रखना था, अब 19.5 रुपए साइड में रखना है, यानी अब आपके पास 2.5 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा है। अगर आपके पास 2.5 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा है, इसका एक और मतलब होता है कि अब आप 2.5 रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कब इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आप 2.5 रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कम इन्वेस्ट करेंगे यानी सरकार की उधार उठाने की क्षमता यहां पे कम होगी, और सरकार कभी भी अपनी उधार उठाने की क्षमता कम करना नहीं चाहेगी, क्योंकि पिछले कई सालों से इंडिया में फिस्कल डेफिसिट चलती चली आ रही है। सरकार के खर्चे ज्यादा है, कमाई कम है, तो सरकार को मार्केट से उठाना होता है, और एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी बहुत मस्त तरीका है सरकार के लिए उधार उठाने का। अक्टूबर 2020 में एक न्यूज आई, 10 अक्टूबर 2020 के लगभग। उससे पहले क्या था? उससे पहले यह था कि भाई नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का 19.5% एसएलआर होल्डिंग आप एचटीएम कैटेगरी में रख सकते थे, ठीक है। लेकिन सरकार ने इसको 22% रहने दिया, यानी सरकार ने बोला कि एनडीटीएल का 22% पैसा अगर बैंक चाहे तो एचटीएम के अंदर रख सकते हैं। मतलब कि एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी खरीद के आप अपने एनडीटीएल का 22% उसमें एसएलआर गवर्नमेंट कोटा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। जबकि लिमिट कितनी है? लिमिट है 19.5% की। ऐसा सरकार ने क्यों किया? ऐसा सरकार ने इसलिए किया क्योंकि जो एक्स्ट्रा 2.5% है ये सरकार उधार पे उठा पाएगी। अरे सीधी बात है, जब आप एसएलआर कम कर रहे हो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम कर रहे हो, कहने का मतलब क्या है कि आप बैंक को एक फ्रीडम दे रहे हो कि ये बैंक मार्केट में पैसा अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है, तभी तो आपने एसएलआर 22% से 19.5% पे लेके आए। अब आप बोल रहे हो कि ठीक है भाई एसएलआर 19.5% पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम बैंकों को यह परमिशन देते हैं कि वो 22% ऑफ एनडीटीएल एसएलआर कोटा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं एचटीएम कैटेगरी के अंदर। ये तो काम गड़बड़ है ना। इसका मतलब ये है कि आप सीधे सीधे मार्केट से उधार उठाना चाहते हो, क्योंकि ये बात एकदम क्लियर पता चल रही है कि भाई इस नियम कानून के हिसाब से 31 मार्च 2021 तक आप 22% ऑफ योर एनडीटीएल एचटीएम कैटेगरी के अंदर एसएलआर कोटा सिक्योरिटी में डाल सकते हो, और ये उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए वैलिड होगा जो कि आप 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में खरीद रहे हो। 1 सितंबर 2020 के समय पे कोरोना का लॉकडाउन लगा था, आपको पता है, या लॉकडाउन से हम लोग उभर रहे थे ऐसे बोलिए, सरकार को पैसे की जरूरत थी, तो सरकार ने बोला आओ खरीदो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदो, क्योंकि सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब खरीदी जाएगी सरकार के पास पैसा आएगा, इंटरेस्ट तो बाद में चुकाते रहेंगे, टैक्स पेयर तो है ही पैसा देने के लिए, उनके पैसे से हम लोग इंटरेस्ट चुकाते रहेंगे। तो 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में आप जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहे हो, उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप अप टू 22% ऑफ एनडीटीएल एचटीएम कैटेगरी के अंदर दिखा सकते हो एसएलआर कोटा में। तो इससे बैंकों को क्या फायदा होगा? बैंकों को फायदा ये होगा कि इस पे बैंकों को एक एश्योर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों को मार्केट के हिसाब से नहीं मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में इस समय ना के बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन बैंक यहां पे एश्योर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। क्यों? क्योंकि उसको पैसा चाहिए उधार का। ये तो अक्टूबर 2020 से पहले की बात है। 10 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ कि भाई पहले तो बैंकों को ये बोला गया था कि 31 मार्च 2021 इज द फाइनल लिमिट, उसके बाद आपको 22% से 19.5% तक आना है। लेकिन 10 अक्टूबर 2020 को एक न्यूज निकल के आती है और वो बोलती है कि भाई वो बैंक जो एसएलआर होल्डिंग्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एचटीएम कैटेगरी के अंदर, वो 31 मार्च 2022 तक 22% ऑफ देयर एनडीटीएल इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट बैक्ड एसएलआर सिक्योरिटीज में। मार्च 2022 तक कर दिया, ठीक है भाई। और किसके लिए? अगर आपने प्रोक्योरमेंट किया है 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में। तो अब 10 अक्टूबर 2020 को सरकार ने क्या बोला कि अगर 1 सितंबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में अगर तुम सिक्योरिटी खरीदते हो गवर्नमेंट की, तो 31 मार्च 2022 तक तुम 22% रख सकते हो अपना एनडीटीएल किसमें? एचटीएम कैटेगरी में। तो तुम मार्केट वैगरीज से बच जाओगे।
मतलब तुम मार्केट में अगर तुमको नुकसान मिलेगा तो हम तुमको नुकसान से बचाएंगे, हम तुमको एक एश्योर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। एसटीएम कैटेगरी के अंदर तुम गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदो। और इसको अभी रिसेंटली फिर बढ़ा दिया गया है। 5 फरवरी को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, वहां पे शक्तिकांता दास साहब ने बोला कि अब 31 मार्च 2023 तक बैंक एचटीएम के अंदर जो एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी है वहां पे 22% ऑफ देयर एनडीटीएल इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में खरीदी हो। इस बार तो सरकार ने साफ साफ बोल दिया कि हम तो अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट ही बढ़ा रहे हैं, 4.5% कर रहे हैं जीडीपी का। तो अब तुम खुले हम बोल रहे हैं कि हम पैसा मार्केट से उधार उठा रहे हैं। और अगर पैसा मार्केट से उधार उठाना है तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को किसी को खरीदना पड़ेगा। तो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन खरीद सकता है? बैंकें खरीद सकती हैं। तो अगर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई बैंक खरीदती है तो वो एचटीएम के अंदर 22% ऑफ देयर एनडीटीएल तक गवर्नमेंट बैक एसएलआर सिक्योरिटीज खरीद सकती हो। इसका फायदा क्या होगा इन बैंकों को? इन बैंकों को मार्केट वेगरीज को नहीं झेलना पड़ेगा। इन बैंकों को एक एश्योर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और सरकार को भी उधार पे पैसा मिलता जाएगा। यहां सफर कौन करेगा? सफर करेगा भारत का टैक्स पेयर जो टैक्स जमा करता है। ओके, चूंकि भाई सरकार ने तो पैसा उधार पे उठा लिया और किसी ना किसी स्कीम पे लगा दिया, लेकिन उसका जो ब्याज है वो तो हर साल देना है, जो कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा है। वो ब्याज हम लोग हर साल देंगे। ओके, और वो ब्याज निकलता जाएगा, वो पता नहीं चलेगा बाद में। अभी के लिए तो पैसा आ जाएगा ना भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के। तो ये सरकार का प्लान है, इससे फिस्कल डेफिसिट हमारी और बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो अब यहां पे मैंने आपको एक तरीका बताया जिससे आप ये समझ सको कि कैसे सरकार अपनी कमाई को बढ़ाता है, अपने उधार को बढ़ा सकता है और ओवरऑल इस उधार को चुकाना देश के टैक्स पेयर्स को ही पड़ेगा आगे आने वाले समय में। मुझे पता है कि ये बहुत ट्रिकी कंसेप्ट है, इतनी आसानी से आपको समझ में आएगा नहीं, बट फिर भी मेरी कोशिश रही है कि आपको समझा सकूं मैं इस चीज को। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा इस चीज को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट